लगभग सभी लोग आ ही गए हैं। बाकी जो नहीं आए हैं वो आएंगे धीरे धीरे। हम लोग पिछले क्लास में ओवरऑल ये देखे थे कि ताम्रपाषाण संस्कृति में किस तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती थी, यानी मानव जीवन किस किस प्रकार के पद्धति से या किस किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था, बिताता था। अब जो आज हम लोग बात करने वाले हैं उस पूरे ताम्रपाषाण संस्कृति को हम लोग कई अलग अलग नामों से अभिहित करते हैं या इंडिकेट करते हैं या उसको जानते हैं। दरअसल हम पिछले क्लास में बताए थे कि जब आप पूरे ताम्रपाषाण या चाल्कोलिथिक पीरियड के साइट को देखेंगे तो अलग अलग साइट के कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, कुछ विशेष उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं प्राप्त होती है, जिसके आधार पर वो कुछ अलग तरह की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। यानी संस्कृति में भी कुछ खास किस्म की विशेषताओं को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हम उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थानीय संस्कृति, या आप जिसको कह सकते हैं कि लोकल कल्चर है, वो भी चाल्कोलिथिक साइट है, वो भी ताम्रपाषाणिक संस्कृति। उसमें सबसे पहला जो संस्कृति है वो है गणेश्वर संस्कृति। तो अलग अलग हम बात करेंगे, जैसे गणेश्वर संस्कृति या इसको जोधपुरा संस्कृति भी कहा जाता है, जोधपुरा कल्चर। इसी तरह से और भी है मालव संस्कृति, इसी तरह से आहर बनास संस्कृति, कायथा संस्कृति, जोरवे संस्कृति। इस तरह से 4-5 संस्कृतियां हैं जिसको हम लोग देख लेंगे और वहाँ पे क्या क्या मिला है। इससे कुछ विशेष बातें हमको पता चल जाएगी जो हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे। तो गणेश्वर संस्कृति या जोधपुरा संस्कृति दरअसल ताम्रपाषाणिक संस्कृति की सबसे प्राचीनतम स्थिति को या सबसे प्रारंभिक दौर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ये संस्कृति 2800 ईस्वी पूर्व से शुरू हो जाता है, 2800 BC से। यानी ये संस्कृति प्राक हड़प्पा या प्री हड़प्पन पीरियड का, हड़प्पन पीरियड जहाँ 2500 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है, और उससे पहले का है ये संस्कृति चाल्कोलिथिक साइट गणेश्वर संस्कृति, और ये लगभग 800 वर्षों तक चला था, 2800 से 2000 BC तक। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्राक हड़प्पा संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है या प्री हड़प्पन पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें हमको कई चीजें देखना है। सबसे पहले तो देखना है कहाँ पे डेवलप हुआ था, यहाँ के लोग क्या करते थे, कौन से ऐसी एक्टिविटी थी जो और जगह पे नहीं होता था। ये हम लोग 4-5 पॉइंट जान लेंगे, बस हो गया। यहीं से हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आपसे सीधे ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी वो संस्कृति है जो ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रारंभिक दौर को या प्रारंभिक अवस्था को रिप्रेजेंट करता है या प्रतिनिधित्व करता है। तो वो है गणेश्वर संस्कृति या जोधपुरा संस्कृति। और जोधपुर शब्द आ गया है तो स्वाभाविक है कि ये राजस्थान में होगा। तो आइए देखते हैं ये कहाँ पे है, क्या क्या मिला है। टाइम पीरियड याद रखिएगा, सबसे प्राचीनतम संस्कृति है ये ताम्रपाषाण की। ये दरअसल राजस्थान में है। भारत के मानचित्र को आप देखें तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र राजस्थान का है। इसके नीचे गुजरात है, इसके नीचे मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ये। तो ये गुजरात, ये राजस्थान। तो ये राजस्थान में गणेश्वर संस्कृति है। विशेष करके ये वर्तमान में पूर्वी राजस्थान में सीकर जिला है। सीकर आप जाएंगे तो सीकर जिला में पड़ता है, सीकर डिस्ट्रिक्ट। उसी में एक स्थल है गणेश्वर। इस
स्थल के खोज करने का श्रेय, क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम है ताम्रपाषाण काल का, इसलिए आपको ये जानना चाहिए कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसको खोज करने का श्रेय रत्नचंद्र अग्रवाल को जाता है। गणेश्वर संस्कृति को खोज करने का श्रेय रत्नचंद्र अग्रवाल को जाता है। उन्होंने ही इस साइट को खोजा था और पाया गया कि ये प्राक हड़प्पन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो जगह था, गणेश्वर संस्कृति के आसपास ही एक स्थल है खेतड़ी। ये खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए, ताम्र उत्पादन, कॉपर प्रोडक्शन के लिए इसी समय से जाना जाता है। तांबा का खान है यहाँ पे और आज भी है। राजस्थान में अक्सर ये सवाल पूछा भी जाता है कि राजस्थान का वो कौन सा जगह है जहाँ पे तांबा आज भी बहुत मात्रा में निकाला जाता है, तो वो है खेतड़ी। तो इसी के पास एक खेतड़ी जगह है और खेतड़ी जगह से तांबा निकाला जाता था और यहीं से ताम्र धातु का प्रयोग शुरू किया गया भारत में। अब सबसे बड़ी रोमांचक बात यह है कि जो हड़प्पन साइट डेवलप हुआ राजस्थान में, जो सिंधु नदी के क्षेत्र के इलाका में जितने भी हड़प्पन साइट डेवलप हुए हैं, वो सब के सब जगहों पर जो कान से बनाए गए, वो इसी खान से तांबा सप्लाई किया जाता था। इसीलिए हम इसको प्राक हड़प्पन साइट भी कहते हैं। तो खेतड़ी गणेश्वर संस्कृति का एक प्रमुख स्थल था जहां से तांबा निकाला जाता था और ये तांबा को हड़प्पन स्थल को या हड़प्पन शहरों को सप्लाई किया जाता था, जिससे जहां पे तांबे में टीन को मिला करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था, कांसा बनाया जाता था। याद रखिए, गणेश्वर संस्कृति ताम्रपाषाणिक संस्कृति की सबसे प्राचीनतम स्थल है, इसीलिए इसको मदर ऑफ चैल्कोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण संस्कृति की जननी भी कहा जाता है। किसको? गणेश्वर को। ताम्रपाषाण संस्कृति की जननी। क्योंकि इसी का साइड था खेतड़ी जहां पे तांबा बहुतायत में निकलता था और भेजा जाता था। यहाँ पे जितने भी सामान प्राप्त हुए हैं खुदाई के दौरान, उसमें से 99% सामान तांबे के ही हैं। क्यों है आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहीं पर तांबा का खदान था। ठीक है, आप यहां पे देखेंगे तो कई तरह के तांबे के, जैसे कि तीर, भाला, मछली पकड़ने का कांटा, चूड़ी, छेनी, सब के सब तांबा का मिला है। तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो ताम्रपाषाण का स्थल है, ताम्रपाषाण का जननी है, यहीं से तांबा निकलता ही है। तो स्वाभाविक है कि वो सब के सब चीज यहाँ पे बनना एक आम बात होगा, आम प्रचलन में होगा। तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको याद रखिएगा, ये लिख लीजिए कि यहाँ से जो भी चीज मिला है वो 99% तांबा का मिला है, जिसमें तीर का अगला हिस्सा, छेनी, मछली का कांटा, चूड़ी, ये सब के सब तांबा से का मिला है। अब दूसरी जो संस्कृति है राजस्थान में, वो है आहड़ संस्कृति। राजस्थान में दो महत्वपूर्ण संस्कृति है ताम्रपाषाण काल का, एक तो गणेश्वर और दूसरा है आहड़ या बनास संस्कृति। नेक्स्ट,
इसमें इसमें कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, आप याद रखिएगा यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा तो 2 सवाल यहाँ पे पूछा जा 3 सवाल यहाँ पे बनता है। एक तो खेतड़ी के बारे में पूछा जा सकता है, फिर से मदर ऑफ चालकोलिथिक पीरियड किस साइट को कहा जाता है, तीसरा ये कहा जा सकता है कि सबसे प्राचीनतम कौन सा है, चौथा ये साइट कहाँ पे, इसको गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति भी कहा जाता है। ये भी ताम्रपाषाण का ही ताम्रपाषाण काल को भी रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो राजस्थान का दूसरा कल्चर है ताम्रपाषाणी संस्कृति, वो है आहड़ या बनास संस्कृति। आहड़ या बनास संस्कृति। आहड़ दरअसल राजस्थान के उदयपुर जिला में पड़ता है, वर्तमान में उदयपुर, कभी गए हैं आप लोग, और बनास राजसमंद जिला में पड़ता है। ये भी याद रखना, नहीं गए हैं राजस्थान आप लोग, कभी घूमे नहीं है, बहुत अच्छा जगह है। और भारत में जितने भी लोग हैं, उत्तर भारत के जितने भी लोग हैं, वो सब के सब वहीं से माइग्रेट हुए हैं, उधर से ही आए हैं। हाँ, हम तो वहाँ कई बार पढ़ाने गए हैं, कई महीना रहे हैं, जयपुर में, उदयपुर में, श्री गंगानगर में, वहाँ तक गए हैं। वहाँ तो 6-6 महीना रेगुलर रहे हैं हम। और जयपुर तो अभी भी आते जाते रहते हैं, क्लास का ये होता है, शेड्यूल होता है। अब पिछले 1-2 साल से नहीं जा रहे हैं, नहीं तो पहले। तो उदयपुर में है आहड़ और बनास है राजसमंद में। ये दोनों के दोनों आहड़ संस्कृति या बनास संस्कृति का केंद्र है। दरअसल राजसमंद जिला में एक नदी है बनास। इसी नदी घाटी के किनारे कुछ चालकोलिथिक साइट है, ताम्रपाषाणी केंद्र है, इसीलिए उसी के नाम पे इसका नाम बनास संस्कृति भी पड़ गया। और इसका टाइम पीरियड माना गया है 2100 ईस्वी पूर्व से, ये लगभग 1600 ईस्वी पूर्व तक रहा था, यानी कि 500 वर्षों तक यह संस्कृति फली फूली। 2100 ईस्वी पूर्व से 1599 BC तक, लगभग 500 वर्षों तक यह कल्चर फली फूली। इसके कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो हमको जान करके रखना है, जो ताम्रपाषाण कालीन एक आकर्षण का केंद्र रहा है। इसमें प्रमुख है गिलुंद। आहड़ संस्कृति या बनास संस्कृति के प्रमुख स्थलों में पहला नाम है गिलुंद। ये भी राजसमंद जिला में ही पड़ता है, बनास नदी के किनारे। ताम्रपाषाणिक संस्कृति आहड़ का प्राचीनतम नाम ताम्रवती भी था। इसका पहले नाम ताम्रवती भी था, यानी कि यहां भी तांबा निकाला जाता था। इसलिए अगर पहले राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसको ताम्रवती या तांबावती भी कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से स्थल को ताम्रवती या तांबावती कहा जाता था, तो वो आहड़ को कहा जाता था। तांबावती। आहड़ संस्कृति की कुछ विशेषताएं अगर आप देखें तो यहां कई ऐसे चीज मिलते हैं जो आश्चर्य करने वाला है। जैसे पहली जो साक्ष्य हमको यहां से मिलता है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, वो है अन्न भंडार करने के लिए कोठे का प्रयोग। आहड़ में जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देखे होंगे देहात में, पता नहीं आप है कि नहीं है, लेकिन देहात में, गांव में मिट्टी का कोठी बनाया जाता है, हम लोग देखे हैं। और वो कोठी जो एक तरह से
स्टोर या स्टोर हाँ स्टोर होता है ना, तो वो एक कोठा या कोठी यहाँ पे मिलता है जिसमें अन्न को रखा जाता था, अन्न रखने के लिए। तो इसका मतलब ये है, इससे ये पता चलता है कि इस क्षेत्र में सरप्लस प्रोडक्शन या अधिशेष उत्पादन शुरू हो चुका था। कृषि इतना संपन्न हो गया था कि सरप्लस प्रोडक्शन किया जाने लगा था। दूसरी ओर इस संस्कृति की एक अनोखी विशेषता ये भी है, आहार संस्कृति की, कि जैसा हम लोग जानते हैं कि ताम्र पाषाण संस्कृति में तांबा और पाषाण यानी पत्थर या स्टोन दोनों का उपयोग किया जाता था औजार में। लेकिन यहाँ एक खूबी ये दिखता है कि यहाँ पे जितने भी औजार मिले हैं उसमें से किसी का भी पत्थरों का औजार नहीं मिला है, मतलब कोई भी औजार पत्थर का नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे सूक्ष्म पाषाण जो भी मिला है औजार, वो सूक्ष्म पाषाण औजार नहीं है, यानी कि सारे के सारे जो औजार हैं इस यहाँ के सब तांबे से बने हुए हैं। इतना ये तांबा पर निर्भर जगह था या साइट था। अदरवाइज हम चालकोलिथिक का मतलब ही समझते हैं कॉपर और स्टोन या लिथिक दोनों का प्रयोग औजार के रूप में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तांबा का औजार का प्रयोग किया गया। ठीक है, कुछ बोलना है क्या? हाँ, एक ही क्षेत्र में है लेकिन बनास थोड़ा सा अलग हटके है। एक मॉडल साइट है, वो एक मॉडल साइट है जो बनास नदी है। जैसे है क्या, जैसे सोचो, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता। अब सिंधु नदी के किनारे ये सारे साइट स्थित हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे, तो इसलिए हम उसको सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह देते हैं। और जिस स्थल को पहली बार एक्सकवेटेड किया गया था, खोजा गया था, क्वाइंट किया गया था हड़प्पा को, तो इसलिए हम उसको हड़प्पन सभ्यता भी कह देते हैं। अब जैसे लगता है कि मोहनजोदड़ो उस सभ्यता का सबसे पॉपुलर साइट था, सबसे बड़ा नगर था, तो इसलिए हम उसको मोहनजोदड़ो की भी सभ्यता कह देते हैं। अब इसका नाम बदल गया है, अब सिंधु सरस्वती संस्कृति नाम रख दिया गया है। सिंधु सरस्वती संस्कृति अब कहा जाने लगा, क्योंकि इन्हीं दो प्रमुख नदियों के किनारे ही पूरा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था। तो आहर या बनास संस्कृति इसलिए क्योंकि इसी में बनास एक नदी है जहां पे इसके एक प्रमुख साइट है गिलुंड, जो पॉपुलर साइट है, और इस साइट का सबसे या आहर या बनास संस्कृति का सबसे संपन्न एरिया है, इसीलिए हम उसको बनास संस्कृति भी कह देते हैं, गिलुंद संस्कृति भी कह देते हैं। समझ में आया? तो यहाँ की ये बातें थी। तीसरा चीज हमको ये मिलता है इस जगह पे आहर में कि यहाँ पे तांबा को गलाने की भट्टी का साक्ष्य मिलता है। तांबा गलाने की भट्टी। एक और बात याद रखना, आहार का एक और नाम था, जैसे क्या क्या नाम बताए हम, ताम्रवती, तांबावती और अघाटपुरम। एक और नाम था इसका अघाटपुरम। अगर आप इसको सिर्फ सुन करके भी रखेंगे, आप लोग सुन भी लेंगे, तो भी बाय द वे अगर एग्जाम में कहीं पूछा गया तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि रटे रहेंगे तब ही आएगा। एग्जाम में कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको याद नहीं होता है, लेकिन क्लास में आप सुने होते हैं तो वहां पे क्लिक कर जाता है, स्विच करता है कि अरे हाँ यहाँ पे सर बोले थे ऐसे, तो ये हो गया आंसर। सुने रहेंगे तो आप मार देंगे। तो यहाँ पे तांबा गलाने की भट्टी मिली है आहार से। चौथी विशेषता यह है कि आहार संस्कृति में यहाँ पे एक टेराकोटा का बना हुआ बैल मिला है। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा का बैल, बैल मतलब यहाँ पे वृषभ से है, सांड से है।
इसीलिए इसको बनासियन बुल भी कहा गया है, बनासियन बुल। तात्पर्य यह है कि यहाँ के लोग जो मिट्टी का पकी हुई मिट्टी का बैल मिला है, बुल मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे लोग इसको महत्व देने लगे थे, इसकी महत्व समझने लगे थे, और कहीं ना कहीं इसका कोई धार्मिक औचित्य या धार्मिक मान्यता हो गया था। ठीक है। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। घर में पता नहीं क्या हो रहा है, वो सब यहां पे सुनाई दे रहा है। माइक ऑफ करो। इसको बनासियन बुल कहा जाता है, बनासियन बुल। आहर से ही मिला है, तो बनास संस्कृति भी कहा जाता है आहर संस्कृति को, तो इसलिए इसको बनासियन बुल कहा गया। ठीक है। यहां पे जो और आकर्षित या आश्चर्यचकित करने वाला जो चीज मिला है आहर संस्कृति में, वो यूनान का सिक्का मिला है। ग्रीस यूनान आप लोग जानते हैं, जो अभी तुर्की के नाम से जाना जाता है। उसको पहले यूनान कहा जाता था, उसको पहले एशिया माइनर भी कहा जाता था, आज वो टर्की कहलाता है। जब से इस्लाम वहां पे आया तो वहां के लोगों को कन्वर्ट करके सबको इस्लाम बना दिया गया, तो अब वो टर्की कहलाने लगा, वही जो पहले यूनान कहलाता था, जहां पे पहले रोमन रिलीजन या ईसाई धर्म था। अब वो यूनान का सिक्का यहां पे मिलता है, यूनानी सिक्के। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये संस्कृति बाद के दिनों में निरंतर रही होगी, और ये हड़प्पन संस्कृति के रूप में विकसित हो गई होगी। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों का संबंध यूनान के साथ भी था, मेसोपोटामिया के साथ भी था, मिस्र के साथ भी था, इन सारे सभ्यताओं के साथ था। तो वहां के व्यापारी यहाँ आते होंगे और यहाँ के व्यापारी वहां पे जाते होंगे, तो वहां के जो लोग यहाँ पर आते होंगे उन्हीं का सिक्का यहाँ पर मिला है। हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलेगा। तो यूनानी ताम्र मुद्राएं मिली है। दूसरा यहाँ पर एक और सिक्का मिला है जो बड़ी ही आकर्षक है। उस सिक्के पर एक तरफ त्रिशूल का चित्र है। हम बात कर रहे हैं आहर के बारे में कि क्या क्या मिला है। यहीं पर आहर में ही एक सिक्का मिला है जिस पर एक तरफ त्रिशूल का चित्र है, दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो, जो सूर्य देवता है, अपोलो का चित्र है। तात्पर्य या इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं धार्मिक या रिलीजियस एक्सचेंज भी चल रहा था। लोग एक दूसरे के धार्मिक व्यवहार पर आस्था रखते थे, यहाँ के लोग उनके धार्मिक व्यवहार पर, और यहाँ के लोग और वहाँ के लोग इनके धार्मिक व्यवहार पर। यानी कि लोगों के द्वारा दूसरे धर्मों की आस्था का सम्मान किया जाता था। अब स्वाभाविक है कि बिजनेस और व्यापार हो रहा था, एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। तुम रमेश कहाँ मंदिर में बैठा है क्या? अच्छा, तो किसके यहाँ मंदिर बज रहा है भाई? इतना जोर जोर से सुनाई दे रहा है आप लोगों को ना? क्लियर? हाँ, अपोलो देवता यूनानियों के प्रमुख देवता हैं अपोलो, उनका भी चित्र मिला है। ठीक है। और बहुत सारी चीजें मिली है, जैसे कि यहाँ पर बहुमुखी चूल्हे मिले हैं। एक चूल्हा के कई मुख हैं, जैसे इधर से भी लगा सकते हैं लकड़ी, इधर से भी ऐसे बहुमुखी चूल्हा मिले हैं, और सब पे अपना अपना बर्तन रख सकते हैं। एक साथ कई चूल्हों का संयोग है।
तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं व्यापारिक संबंध के दौरान जो मर्चेंट आते होंगे, व्यापारी आते होंगे, रहते होंगे, तो खाना एक ही चूल्हे पर बहुत सारे लोगों का एक साथ बनता होगा, ये भी यहाँ पर मिलता है। दूसरा चीज, यहीं पर आहार में ही चरखा मिलता है, सूत, जो वस्त्र निर्माण में चरखा का जो गांधी जी प्रयोग करते हैं, चरखा, तो वस्त्र निर्माण का चरखा का भी साक्ष्य मिला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग वस्त्र का निर्माण भी करते होंगे। और चीज जैसे कि एक और चीज मिला है, पैर से चलाने वाला चक्की, पैर से चलाने वाला चक्की, ये सब जो एविडेंसेस हैं, ये एविडेंसेस आपको याद रखना है। इसी सब के आधार पर ये संस्कृति ताम्रपाषाण के काल में भी अपने एक विशेष या खास महत्व रखता है। तो पैर से चलाने वाला चक्की। दूसरा चीज जो मिला है वो है दीपक, दिया, तांबे का दिया, यानी कि लोग उस समय अग्निदेव का पूजा शुरू कर चुके थे। अग्नि एक ऐसे देव के रूप में, सनातन संस्कृति में अग्नि को ऐसे देव के रूप में माना जाता है जो अंतरिक्ष के देवता और इस लोक के देवता दोनों के बीच में संबंध बनाते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ यज्ञ का संपादन जो किया जाता है वो अग्नि को साक्षी रख करके ही या अग्नि में ही किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्या है इसका तात्पर्य है, या इसका मतलब यह है कि हम जो भी अग्नि में अर्पित करते हैं वो अग्नि ईश्वर के पास पहुंचा देता है। इस धरती का सबसे पवित्र चीज अग्नि ही है, जो हर एक चीज को पवित्र कर देती है, अपने में मिला लेती है और उनको जहां से आए हैं वहीं पर पहुंचा देती है। तो यहाँ पे दीपक का साक्ष्य मिलता है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अग्नि पूजा भी शुरू हो चुका था। सबसे लैंडमार्क जो एविडेंस आहार संस्कृति से मिला है वो मिला है लोहे का साक्ष्य। लोहा, अब सोचो, लोहा नौ पाषाण काल के समय का प्रयोग है। अब भारत में लोहा बहुत बाद में प्रयोग हुआ, लेकिन सबसे पहले लोहे का प्रयोग यहीं से शुरू हुआ है। नेक्स्ट, भारत में प्राचीनतम लोहे का साक्ष्य आहार से ही मिला है। प्राचीनतम लोहे का साक्ष्य, यानी लोग थोड़ा बहुत लोहे का प्रयोग भी शुरू कर चुके थे। इसी संस्कृति में जो दूसरा महत्वपूर्ण साइट है वो साइट है गिलुंद, जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। हम लोग बात किए थे कि बनास नदी के किनारे ही है आहार संस्कृति या बनास संस्कृति का एक मॉडल साइट गिलुंद। अब आइए देखते हैं गिलुंद के बारे में। आपसे सीधे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि गिलुंद किस संस्कृति का केंद्र था या किस संस्कृति का स्थल था, तो आहार संस्कृति या बनास संस्कृति का केंद्र था। इसकी खोज ये भी आप जान लीजिए बी लाल ने किया था। बी लाल। आहार को किसने किया था? रत्नचंद अग्रवाल ने, और इसका बी लाल ने। यानी कि इन दोनों महत्वपूर्ण साइटों को खोजने वाले भारतीय थे, हिंदुस्तानी आर्कोलॉजिस्ट थे। क्या हुआ? बोलो। बनास में एक साइट है गिलुंद। बनास संस्कृति, एक बनास दरअसल नदी है, ठीक है, तो उस नदी के किनारे में ही है गिलुंद। तो इस नदी के किनारे होने के कारण हम इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। बनासे नदी के किनारे है आहड़ भी एक साइट। तो आहड़ को खोजा गया किसके द्वारा?
रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा। और इसी बनास नदी के किनारे एक दूसरा साइट है गिलुंद। गिलुंद को किसको के द्वारा खोजा गया? बीबी लाल के द्वारा। ये पूरा संस्कृति बनास संस्कृति कहला रहा है, या आप पहली बार आहड़ को खोजा गया इसलिए हम इसको आहड़ संस्कृति कहते हैं। बनास नदी के किनारे होने के कारण हम इसको बनास संस्कृति कहते हैं। आहड़ को खोजा था रत्नचंद्र अग्रवाल ने, और बनास को खोजा, गिलुंद को खोजा गया बीबी लाल के द्वारा। ठीक है। गिलुंद इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे दो बात विशेष करके मिलता है। एक तो यहाँ पे पत्थर का, पाषाण औजार का उद्योग मिलता है, दूसरी ओर तांबा का मन का क्या होता है? जेवर, गले में पहनने के लिए, नाक में पहनने के लिए, कान में पहनने के लिए, हाथ में पहनने के लिए, इन दोनों ही, यानी कि ये भी बनाता था, ये प्रोडक्शन करता था और ये भी करता था। यानी कि आप कह सकते हैं कि आहड़ संस्कृति का गिलुंद जो साइट था वो एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र था, औद्योगिक क्षेत्र था, और ये प्रोडक्शन का काम करता था। जैसे झारखंड में जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है। तो उसी तरह से आहड़ संस्कृति का गिलुंद एक औद्योगिक नगर की तरह था, जो सूक्ष्म पाषाण का औजार भी बनाता था और तांबे का मनका भी बनाता था, और बाकी जितने भी क्षेत्र थे आहड़ संस्कृति के, उन सबों को सप्लाई किया जाता था। समझ में आया? समझ में आया? हाँ। अब ये शहर औद्योगिक शहर की तरह था, गिलुंद औद्योगिक शहर की तरह था, इसीलिए यहां पर सामाजिक भेद भी शुरू हो गया था, या सामाजिक वर्ग भेद भी शुरू हो गया था। अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट यहां पर शुरू हो गया था। इसका प्रमाण हमको मिलता है तब जब 11 कमरों वाला एक भव्य भवन मिलता है, 11 कमरों का। गिलुंद में ही 11 कमरों वाला एक भवन मिलता है। ग्यारह कमरों वाला भवन से पता चलता है, अब आज वाला भवन मत समझ लीजिएगा कि इतना विशाल, मतलब 11 कमरा था जो एक साथ बना हुआ था। इससे पता चलता है कि समाज में संपन्न वर्ग भी था। बाकी जो घर मिलता है इस क्षेत्र में वो गर्त, स्तंभ गर्त वाला घर मिलता है, वृत्ताकार, छोटे छोटे, जो आम लोगों का घर था ऐसे। लेकिन 11 कमरों वाला विशाल घर का मिलना ये बताता है कि ये कहीं ना कहीं समाज में संपन्न वर्ग या एलीट क्लास या धनाढ़ वर्ग रहने लगे थे, जो इन लोगों पर नियंत्रण रखते थे। अब आप खुद कल्पना करो कि कहां, जहां एक तरफ एक बड़ा मकान है, दूसरी तरफ इस तरह के स्तंभ गर्त वाला घर है, तो स्वाभाविक है कि ये सभी लोग गिलुंद में उस फैक्ट्री में काम करते होंगे और पाषाण के औजार बनाते होंगे और तांबे के मन के बनाते होंगे, और ये जो होगा वो उसका मालिक होगा या इन लोगों से ये काम करवाता होगा। तो कैपिटलिज्म या पूंजीवाद यहीं देखने को आपको मिल जाता है। जो आप पूंजीवाद को लेकर के छाती पीटते हैं कि पूंजीवाद पूंजीवाद, ये आज का नहीं है, समाज में पहले से चले आ रहा है, जब से मानव सिविलाइज्ड हुआ है। समझ में आया? हाँ। एक और बड़ी रोचक चीज मिला है यहीं गिलुंद से, वो मिला है एक कंकाल मिला है, स्केलेटल मिला है। उस स्केलेटल को जब ये किया गया, जांच पड़ताल किया गया, तो पता चला कि उस व्यक्ति को जिसका वो कंकाल था वो कुष्ठ रोग से, लिप्रोसी से मरा था। यानी कुष्ठ रोग का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। कुष्ठ रोग से, कुष्ठ रोग जानते हैं आप लोग, लिप्रोसी। कौन बोल रहा है? नो सर, जानते हो? तो यहीं से गिलुंद से कुष्ठ रोग पीड़ित कंकाल मिलता है।
अब इतने महत्वपूर्ण आपको साक्ष्य मिलते हैं। एक और चीज मिलता है, एक व्यक्ति है जो योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है, पद्मासन मुद्रा लगा करके, जैसे हम लोग ध्यान लगाते हैं, पद्मासन मुद्रा समझते हैं पलस्थी मार करके बैठना और ऐसे करके ध्यान लगा करके, उसी स्थिति में उस व्यक्ति को दफन कर दिया गया है, गिलुन से मिला है। तो योगी मुद्रा में स्वाधान का साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुआ। अब सोचिए कितने महत्वपूर्ण यहां से साक्ष्य मिले हैं, जिससे आपको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी जानकारियां प्राप्त हो जाती है। राजनीतिक जानकारी या पॉलिटिकल और आर्थिक जानकारी के बाद हाँ, योगी को उनकी उसी अवस्था में दफन कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया, अब यहाँ पे गिलुन से मिले ये सारे विविध तरह के साक्ष्यों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय लोगों का जीवन कैसा था, लाइफ स्टाइल कैसा हो गया था। अब आपको पॉलिटिकल ज्ञान मिल गया, सोशियो का ज्ञान मिल गया, इकोनॉमिकल ज्ञान मिल ही गया, कल्चरल ज्ञान मिल ही गया, सबके बारे में यहाँ से आपको पता चल गया आहार संस्कृति से। अब अगर आप इतिहास में या किसी भी तरह का कोई बात करने जाएंगे तो अब सीधे आपका ध्यान यहीं पर आएगा कि यहाँ पे पहले, आज से हजारों साल पहले आहार में ऐसे होता था, आज हो रहा है, तो आज सच क्या करना है। जैसे इतिहास के जो बच्चे होते हैं, जो इतिहास को अच्छे से समझ लेते हैं, उनको किसी भी चीज को सुन करके आश्चर्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको पता होता है कि पहले हजारों साल पहले भी ऐसा हुआ था। तो उसी का विकास या परिवर्तन है आज। तो इतिहास का सबसे अच्छा या रोमांचित करने वाले बात यही होता है कि आपको वक्त, बदले हुए वक्त से भी रूबरू करा देता है, उससे आप महरूम नहीं हैं, आपको जोड़े रखता है। तो गिलुन से आपको ये सारी बातें पता चली। याद रखिए, आहार संस्कृति का ही एक और साइड था बागोर। बस बागोर को नाम याद रखिएगा, यही काफी है। तो आहार संस्कृति के 3 प्रमुख स्थल, आहार, गिलुन और बागोर, ये तीनों के तीनों ताम्रपाषाणी का स्थल है और राजस्थान के उदयपुर और राजसमंद जिले में विस्तृत। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हाँ, अब जितने भी एविडेंसेस है, ये एविडेंसेस ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे, चाहे किसी भी स्तर की बात करें। आप जितना आप लोग पढ़ रहे हो, जितना आपको हम बता रहे हैं, आप इसको क्लर्क के लेवल से लेकर के कलेक्टर के एग्जाम तक कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। आपसे इसी से सवाल पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम देने जाओ आप। यानी कि कल को 2 साल बाद अगर आईएएस का भी तैयारी करना पड़े था, तो आपको हिस्ट्री से ये सवाल कहीं नहीं छूटेंगे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लेना, आईएएस के एग्जाम का हम बात कर रहे हैं। ये क्लर्क, ये नीट, ये सेट, ये सब की बात नहीं कर रहे हैं, उस लेवल की हम बात कर रहे हैं। वहां से भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आप इसको जेहन में रख लेना, थोड़ा सा याद कर लेना। आसान तो नहीं होगा, लेकिन 1 बार 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और सब के सब ऐसे एविडेंसेज हैं जो आप याद कर भी लेंगे, क्योंकि सब के सब आश्चर्य करने वाले हैं। सब के सब से आपको आश्चर्य, आप विस्मित हो रहे होंगे कि ऐसे कैसे, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो साइट है, तीसरा जो संस्कृति है ताम्रपाषाण काल का, वो मालवा संस्कृति, मध्य प्रदेश में। अब राजस्थान को खत्म कीजिए। राजस्थान में 2 प्रमुख संस्कृति, कौन कौन सा? गणेश्वर और आहार संस्कृति। अब आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में। एक विशाल क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जिसमें ये सारा क्षेत्र, इसी में है मालवा संस्कृति। तीसरा प्रमुख संस्कृति है ताम्रपाषाण काल का, और ये संस्कृति बहुत बाद की है। 1700 बीसी से शुरू होता है, 1700 बीसी से, और लगभग 500 वर्षों तक चलता है। लगभग 1200 बीसी तक ये कंटिन्यू रहता है।
मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में विकसित हुआ और इस संस्कृति को आहर संस्कृति का सक्सेसर संस्कृति के रूप में भी माना जाता है। यानी कि गुजरात का जो आहर संस्कृति था, यहीं पे गुजरात का आहर, राजस्थान का आहर संस्कृति था और उसी से इन्फ्लुएंस होकर के मालवा संस्कृति विकसित हुआ था। इसीलिए इसके कहा जाता है कि इसके पतन के बाद, आहर संस्कृति के पतन के बाद यहाँ पे लोग ताम्रपाषाण संस्कृति को विकसित किए। इसीलिए इसको आहर संस्कृति का उत्तराधिकारी संस्कृति भी कहा जाता है, सक्सेसर ऑफ आहर कल्चर। आहर संस्कृति के कई प्रमुख स्थल थे, जैसे महेश्वर, ये साइट का नाम याद रखिएगा, महेश्वर, नागदा, एरण, महेश्वर, नागदा, एरण, नौदा टोली, कायथा, बता रहे हैं, नौदा टोली, कायथा, ये सब के सब मालवा संस्कृति के स्थल हैं। महेश्वर, नागदा, एरण, नौदा टोली, कायथा। अब क्या पूछे थे बताओ, कौन पूछा था, क्या सवाल था? मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश, एमपी में, राजस्थान में दो ताम्रपाषाणिक संस्कृति, आहर और गणेश्वर। अब आहर संस्कृति जब पतन हो गया, वो खत्म हो गया, तो वहां से लोग इधर आए। हाँ बोलो। आहर संस्कृति, राजस्थान में दो संस्कृति, आहर संस्कृति और गणेश्वर संस्कृति, जो सबसे पहला था। बागोर तो एक जगह है, वो सब आहर संस्कृति का या बनास संस्कृति का, गिलूंद, बागोर और आहर, वो तीन प्रमुख स्थल हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थल है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, सुरकोटड़ा, कोटदीजी, आलमगीरपुर, कई जगह है ना, चन्हुदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कई जगह है। तो उसी तरह से राजस्थान में दो संस्कृति ताम्रपाषाण काल की हुई। पहला जो सबसे पहले हुई गणेश्वर, जो पूरे ताम्रपाषाण संस्कृति की सबसे प्राचीनतम स्थल थी, जहां से ताम्रपाषाण संस्कृति का विकास हुआ, जो 2800 ईस्वी पूर्व से शुरू हो गई थी। समझ में आया? उसके बाद आहर, जो उदयपुर और राजसमंद जिला में है। गणेश्वर कहां पे था? सीकर जिला में। अब उसके बाद जब आहर संस्कृति का पतन हो गया या धीरे धीरे अपना महत्व खोलने लगा, तो उसके बाद मालवा संस्कृति आया। अब आज हम और आप इसको अलग अलग स्टेट के रूप में अलग किए हैं। पहले तो सब एक ही था ना, पहले थोड़े ना राज्य का सीमा था कि ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है। पहले तो सब एक ही था। ये तो हम अपने कागज के पन्नों पर इसको सीमांकित कर दिए हैं कि ये राज्य बिहार है, ये राज्य झारखंड है, ये राज्य उड़ीसा है, ये राज्य एमपी है, ये छत्तीसगढ़ है, ये केरल है, तमिलनाडु। पहले तो सब एक ही था। तो ये जो अभी वर्तमान में जो क्षेत्र ये सब है, ये सब मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसलिए हम इसको मालवा संस्कृति कहते हैं, क्योंकि इसका मॉडल साइट है मालवा। मालवा क्षेत्र या मालवा रीजन है। मालवा एक पठार का रीजन है, तो मालवा पठार के रीजन में होने के कारण, एक मिनट, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, क्या बोल रहे थे? हाँ, तो मालवा कल्चर में, मालवा एक रीजन है, एक क्षेत्र है जो, और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये क्षेत्र। मालवा एक प्लेटो भी है, पठार भी है। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसी पठार के नाम पर इस क्षेत्र को मालवा रीजन कहा जाता है। मालवा का मैदान भी है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। मालवा का प्लेन, मालवा पठार, मालवा मैदान, ये दोनों। तो इसी क्षेत्र के नाम पर इसको मालवा संस्कृति कहा जाता है। अब इस क्षेत्र में एक प्रमुख स्थल है कायथा, मॉडल साइट है।
ताम्रपाषाण संस्कृति का। इसीलिए इस संस्कृति को कायथा संस्कृति भी कहा जाता है। तो मालवा संस्कृति और कायथा संस्कृति दोनों एक ही है। जैसे आहार संस्कृति और बनास संस्कृति दोनों एक ही है। जैसे गणेश्वर संस्कृति और जोधपुरा संस्कृति दोनों एक ही है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है। क्लियर है? सिर्फ स्थल के नाम पे हम उसको अलग अलग कह देते हैं। इस जो संस्कृति का जो मॉडल साइट है कायथा, इसको खोजने का श्रेय वाकणकर महोदय को जाता है। वी.एस. वाकणकर। कायथा को खोजने का श्रेय वी.एस. वाकणकर को जाता है। तो यहां पे जो महत्वपूर्ण खोज करता है उन्हीं की बात कर रहे हैं, और जो महत्वपूर्ण स्थल है जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो वी.एस. वाकणकर के द्वारा कायथा को खोजा गया था। और ये जो कायथा जगह है ये वर्तमान में एमपी का उज्जैन जिला में एक वहां पे नदी है काली सिंधु। एमपी के उज्जैन जिला उज्जैन के काली सिंधु नदी पर अवस्थित है। अब ये भी अपने आप में सवाल है और आपसे पूछा जा सकता है कि कायथा कहाँ पे है, किस नदी के किनारे है। ये पॉपुलर साइट है, देन सवाल क्वेश्चन मस्ट बी राइज, क्वेश्चन जरूर उठ सकता है। कहाँ पे है, किस जिला में है और किस नदी के किनारे है, किसने खोज किया था। क्योंकि ये मॉडल साइट है और ये पूरे मालवा कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको कायथा संस्कृति भी कहा जाता है। समझ में आया? अब हम इस संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थलों से क्या क्या मिला है उसकी बात करेंगे। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। आज हम लोग का टाइम हो गया, सॉरी थोड़ा सा टाइम आप लोग का वेस्ट हो गया, 5-10 मिनट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे। आप इतना भी याद करेंगे तो बहुत है। कल हम लोग इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, खत्म हो जाएगा चालकोलिथिक पीरियड, जिसमें हम लोग 1-2 संस्कृति और है, जॉर्वे संस्कृति पढ़ लेंगे, हो जाएगा बस। ठीक है? किसी को कुछ डाउट? हाँ बोलो। अच्छा हम देखे नहीं है बच्चा, हम देख लेंगे, देख करके बता देंगे। ठीक है? किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई कुछ पूछना चाहता है? अगर नहीं पूछना चाहता है तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे। इतना जितना पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको जेहन में रखिएगा, याद रखिएगा। कल हम लोग इसको कंक्लूड कर देंगे इस संस्कृति को। ठीक है? नेहा, हाँ चलो बाय, चलिए जाइए आप लोग। ओके।